राहुल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए सब लोग उसको अनपढ़ समझते थे। लेकिन वो अपने घर में सबसे बड़ा था। वो खेतों में बहुत ही मन लगाकर काम करता था, इसीलिए ठीक ठाक कमा ही लेता था। राहुल के पिता उस पर बहुत ही विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, बेटा राहुल, आज तेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो तेरा ही नाम लेकर तुझे बुला रहे हैं। चलो, अच्छा ही हुआ कि तू आज खेतों से जल्दी आ गया। वो बहुत देर से तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। माँ सीता देवी ने अपने बड़े बेटे राहुल से कहा। इतना सुनते ही राहुल दौड़कर अपने पिताजी के पास चला जाता है और कहता है, पिताजी आज इतना बेचैन क्यों हो? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर दवाई दे रहा है और मैं फल भी ले आया हूँ। कहो तो उन्हें खिला दूँ। राहुल ने एक ही सांस में सब बातें कह दी। राहुल के पिता श्यामलाल जी बहुत ही कमज़ोर थे। उन्होंने अपनी टूटती सांसों को काबू में किया। फिर उसके बाद राहुल से बोले, नहीं बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी वजह से तुझ पर अनपढ़ होने का ठप्पा लग गया। बेटा, तुम सबके लिए अनपढ़ होगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदार बच्चे हो। इसीलिए अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। बेटे, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मेरे बाद अब तुम इस घर में सबसे बड़े हो। मेरे बाद तुम अपनी माँ और अपने भाई राज आलोक तथा अपनी बहन रिया का पूरा ध्यान रखना। मैं तो अपने जीवन काल में तुम्हारी शादी कर सका। तुम इनके बड़े भाई हो राहुल, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। यदि इनसे कोई गलती भी हो जाए तो इन्हें माफ़ करते रहना। बड़ा भाई होने के नाते तुम इन सब का ख्याल रखना। अगर कोई तुमसे कुछ कह भी दे तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। उनका हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखना। राहुल बेटा, मेरी तुमसे अंतिम इच्छा यही है। तुम मुझे वचन दो कि तुम अपनी माँ, भाई और बहन का हमेशा ख्याल रखोगे। हाँ पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, इन सब का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। पर पिताजी, आप ऐसे मत कहो। आप कहीं नहीं जा सकते हमें छोड़कर। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, चिंता मत करो। पिताजी, राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बस बेटे, तुम्हारा साथ और मेरा साथ केवल इतना ही था। मैंने अपनी जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंप दी है। ये जिम्मेदारी लेकर तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अपनी पत्नी सीता देवी की ओर देखते देखते श्यामलाल ने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल के साथ साथ पूरा परिवार श्यामलाल के पास ही था। रोना सुनकर पड़े उसके लोग भी आ गए। इसी दुख के साथ साथ श्यामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्यामलाल अपने पीछे अपनी पत्नी सीता, 3 बेटे, 1 बेटी छोड़ गए। राहुल एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। राहुल की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी अनुपमा बहुत ही संस्कारी बहू थी। पिता किसान थे, जमा पूंजी बहुत कम थी। राहुल ही घर में कमाने वाला था, बाकी सब भाई बहन छोटे थे। राहुल स्कूल के अतिरिक्त अपना खेत भी देखता था। थोड़ी सी जमीन थी तो कुछ काम उससे भी चल जाता था। राहुल का छोटा भाई राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे थे। राज शहर में रहकर पढ़ता था। राज ने वहीं से अपने भाई के नाम एक पत्र भेजा था। पत्र में लिखा था कि भाई, फीस जानी है, पुस्तकें खरीदनी है और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का टूर जा रहा है। आप कहो तो मैं भी चला जाऊं। मेरी क्लास के सभी बच्चे जा रहे हैं। हो सके तो मुझे 10,000 रुपये भेज दे। ये सब पढ़कर राहुल बहुत ही चिंतित था। फिर बात माँ तक भी पहुँच गई तो माँ ने कहा कि रुपए तो जाने ही हैं और घर में केवल 5,000 रुपये थे। माँ ने कहा कि मेरी कुछ चीज़ें रखी हैं, उन्हें देकर बाकी रुपए ले आओ। जैसा माँ ने कहा राहुल ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और राज को रुपए एकत्र करके भेज दिए। उधर आलोक और रिया की फीस भी जानी थी। सब सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल से जितना हो पा रहा था वो कर रहा था। इतने में ही राहुल की पत्नी अनुपमा बोल पड़ी, मम्मी जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने रुपए तो मेरे पास हैं। माँ बोल उठी, बेटी, जिसके पास तुम जैसी बहू हो और राहुल जैसा बेटा हो, उस घर को अच्छा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ लोग मेरे बेटे को अनपढ़ कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा अनपढ़ नहीं है। वो तो बहुत ही समझदार है। राहुल जितना कमाता उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता। सारे घर गृहस्थी के खर्च वो कड़ी मेहनत करके पूरा करता था। राहुल को भी एक लड़का था जिसका नाम था करण, जो अभी बहुत ही छोटा था। सारे घर का बोझ अब राहुल के ही ऊपर था, लेकिन वो अपना दिया वचन निभा रहा था। राज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हो गया। इसीलिए अब उसके अच्छे से अच्छे रिश्ते आ रहे थे। जल्द ही एक जगह से रिश्ते की बात बन गई। राहुल और उसकी माँ व पत्नी को चिंता थी तो रुपयों की। कुछ तो राहुल की माँ ने और कुछ पत्नी अनुपमा ने अपनी अपनी चीज़ें देकर रुपयों का इंतजाम कराया। कुछ राहुल ने अपने मिलने जुलने वालों से रुपयों का बंदोबस्त किया। बड़ी धूमधाम से राहुल ने राज की शादी की नीरू नाम की लड़की से। इस शादी में राहुल के यहाँ तो बहुत कर्ज हो गया था। राहुल सोचता था कि चलो राज तो अब अच्छी नौकरी में ही लग गया है, वो मेरा साथ देगा और सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। अब राज सब संभाल लेगा। इन्हीं विचारों में बेचारा राहुल खोया रहता। राहुल घर में सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी के साथ साथ खेतों में दिन रात लगा रहता। वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता था। आखिर आराम करता भी तो कैसे, क्योंकि वो तो अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा भाई था और उन सब की जिम्मेदारी निभाने का उसने अपने पिता को वचन दिया था। कभी कभी राहुल की पत्नी कहती, इतनी चिंता क्यों करते हो, पहले मम्मी जी का एक हाथ था, अब तो दो दो हाथ हो गए। अब राज भैया को भी थोड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अनुपमा ने राहुल से कहा तो राहुल बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने इतना कहकर बात खत्म कर दी। राज की पत्नी नीरू अच्छी पढ़ी लिखी थी। वो अपने पति के साथ शहर में ही रहना चाहती थी। कई बार वो अपने पति से साथ रहने के बारे में कह चुकी थी और साथ ही साथ वो भी नौकरी करना चाहती थी। लेकिन राज ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि नीरू अभी घर पर ही रहे, कुछ दिन घर पर रहकर भाभी और माँ की सेवा करे। राज ने नीरू को ये सलाह दी कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिन परिवार के साथ ही रहना चाहिए। दीपावली से चंद दिनों पहले की बात है। राज की पत्नी नीरू घर की सफाई और साज सज्जा कर रही थी। स्वागत कक्ष यानी बैठक में कुछ पुरानी फोटो लगी हुई थी। उनमें राज के दादाजी, दादी जी और पिताजी की फ़ोटो भी लगी हुई थी। नीरू ने उन सब फ़ोटो को उतारा और उनकी जगह नई नई सीनरी, पशु पक्षियों आदि की फ़ोटो लगा दी। नीरू ने ये सोचा कि इन फ़ोटोज़ को अन्य किसी कमरे में लगा दूंगी। उन फ़ोटोज़ को एक विंडो में संभाल कर रख दिया। जब राहुल अपनी ड्यूटी करके घर लौटा और देखा कि बैठक से पुरानी फ़ोटोज़ गायब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ। पहले तो अपनी पत्नी अनुपमा से पूछा, फिर माँ से पूछा। दोनों ने एक ही स्वर में कहा कि फ़ोटो उतारने का काम तो नीरू कर रही थी, उसने ही इस बैठक को सजाया है, वही बताएगी कि फ़ोटो कहाँ है। राहुल गुस्से का घूंट पी कर रह गया। राहुल ने अपनी पत्नी अनुपमा से कहा, तुम नीरू से पूछो कि उन फ़ोटोज़ का क्या किया। ठीक है कहकर अनुपमा नीरू के कमरे की ओर बढ़ती है। नीरू ने कहा, आओ भाभी, कैसे आना हुआ, तुमने वो पुरानी फ़ोटोज उतार कर परेशानी खड़ी कर दी। अनुपमा ने तुरंत कहा, ओहो दीदी, वो फ़ोटोज किसी और कमरे में लग जाएंगी। ज़माना बदल गया है, अब मॉडर्न ज़माना है, ज़माने के साथ ही चलना चाहिए। देखो मैंने कितना अच्छा कमरा सजाया है, तुम सब ठहरे पुराने ज़माने के। कुछ नया सीखो भाभी, कुछ नया। मैंने आज कुछ काम अपनी समझ से किया है तो आप सबको परेशानी खड़ी हो गई। मैं भी तो सुनूं किस किस को ऐतराज़ है मेरी सजावट पर। नीरू, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब समझ रही हो। दादाजी, दादी जी और पापा जी की फ़ोटो को नहीं उतारना चाहिए था और किसी बात के लिए थोड़ी ही मना कर रहे हैं। तुम्हारे जेठ जी ही कह रहे हैं कि ये पुराने फ़ोटोज नहीं उतारने चाहिए थे। हमारे बुजुर्ग हमारे आदर्श होते हैं। अनुपमा ने स्पष्ट किया। अच्छा दीदी, अब आप मुझे एक बात बताओ, नई और पुरानी चीज़ का क्या मेल? या तो सब चीज़ें पुरानी रहें या फिर सब चीज़ें नई। मैंने वो सब फ़ोटो जिस विंडो में संभाल के रखे हैं, जहाँ जेठ जी लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अनुपमा अब बिना कुछ बोले नीरू के पास से चली जाती है और अपने कमरे में आकर अनुपमा ने सारी बातें अपने पति राहुल को आकर बताई। राहुल नाराज तो बहुत हुआ पर कुछ सोचकर चुप ही रह गया। शनिवार का दिन था, राज की 2 दिन की छुट्टी थी। वो भी शाम को घर आ गया। थोड़ी देर बाद राहुल ने नीरू वाली सब बातें राज को बताई। राज बोला, भैया, एक तो नीरू ने घर की सफाई और साज सज्जा की है, ऊपर से आप लोगों ने उससे कहा कि फ़ोटोज़ क्यों हटा दिए। ये सब फ़ोटोज़ अब पुराने हो चुके हैं, कहीं और लग जाएंगे। भैया, आप तो अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं, आपको नए ज़माने की चीज़ों के बारे में क्या पता। वाह रे राज,
तुम भी नीरू की भाषा बोलने लगे। यदि दादाजी, दादी जी और पिताजी की तस्वीरें यहाँ लग जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? ये हमारे अपनों की तस्वीरें हैं, इनसे ही तो हम सब हैं। राज, तू मुझे एक बात बता, पुराना तो ये मकान भी है और पुराने तो हम भी हैं, तो क्या तुम एक दिन हम सबको भी छोड़ दोगे? झल्लाते हुए राहुल ने कहा। भैया, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर जाने क्या क्या बातें करते रहते हो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको नया करने से क्या फ़ायदा? उन फोटोज को किसी अन्य कमरे में लगा दो। ये सब तस्वीरें अब उसी बैठक में लगेंगी। इन सब तस्वीरों के लिए उसमें बहुत जगह है। राहुल ने काफ़ी गुस्से में कहा। बात कुछ और आगे बढ़ती तभी माँ ने आकर बात संभाल ली और बोली, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तस्वीरें हैं वो तो लग ही जाएंगी। दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उधर अनुपमा ने एक और लड़के को जन्म दिया। सबको बहुत खुशी होती है। पूरे घर को दीपावली का उपहार मिल चुका था। पूरे घर ने हंसी खुशी से त्योहार मनाया गया। राज दीपावली पर घर ही आया हुआ था। नीरू रोज राहुल, अपनी सास, अपनी ननद रिया और अनुपमा की बहुत सारी शिकायतें करती रहती और कहती, मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूँगी। राज पहले भी अपने राहुल भैया की नहीं सुनता था और अब तो वो सिर्फ अपनी बीबी की ही सुनता है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी नहीं। नीरू कहती, मेरा अब इस घर में मन नहीं लगता, हमने शादी की है तो फिर हम दूर दूर क्यों रहे। इस बार तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, बस बात खत्म। इस बार तुम अपने राहुल भैया और माँ से मेरे जाने की बात कर लेना। मैं अवश्य जाऊँगी, किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी। राज ने माँ और राहुल से बातें की। राहुल कुछ कहता इससे पहले ही माँ बोल उठी, बेटा, तेरा फर्ज नहीं है घर के लिए कुछ करने का? देख रहा है मैंने, राहुल और अनुपमा ने तुम सबको किस तरह से पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। राहुल बड़ा है, उसने अपने पिता को वचन जरूर दिया है, पर अब राज तू सामर्थ्य हो गया है। देख, तेरी बहन रिया आलोक से पहले ही शादी के योग्य हो गई है। क्या तेरा फर्ज हमारे प्रति कुछ भी नहीं? हमने तुझे इस काबिल बना दिया और तू चल दिया हमें मझधार में छोड़कर। एक बेटा राहुल है और एक बेटा तू है। तू अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, पर माँ, मैं अलग रहकर भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ। रोज रोज के झगड़े से तो मुझे यही सही लग रहा है कि हम अलग हो जाएं। राज ने स्पष्ट शब्दों में कहा। वाह बेटा, तुमने तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सोची। ऐसा करो, रिया की शादी के बाद चले जाना। बहन की शादी हो जाए तो हम भी आज़ाद और तुम भी आज़ाद। आलोक के बारे में देखा जाएगा। मेरी सलाह तो यही है। राहुल ने कुछ समाधान निकालने की कोशिश की। भैया, हमें अब अलग ही रहने दो। रोज रोज की टेंशन मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आपका क्या है, आपको तो स्कूल में सिर्फ उन लोगों को पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन मुझे तो ऑफिस में काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ पर काम कैसे करूँ? आज एक बार फिर से राज ने अपने भाई को अनपढ़ होने का ताना मारा और फिर नीरू की आपके साथ बिल्कुल बनती भी नहीं। राज के इतने कहने पर राहुल को गुस्सा आया और बोला, अब नीरू ही सब कुछ हो गई, तेरे लिए हम कुछ नहीं। घर के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि नहीं? मैं नहीं जानता कि मेरा भाई ही मेरा साथ छोड़कर एक दिन चला जाएगा। मैं गलत था जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा था। माँ पिताजी ने जो सपना देखा था वो आज मुझे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। राहुल आगे कुछ कह पाता, नीरू भी आ जाती है और तुरंत कहती है, तुम्हारा भाई अपनी जाने, मैं तो अब यहाँ नहीं रुकने वाली। इतने दिन रह ली यही बहुत है। रोज रोज की परेशानी से मुझे छुटकारा मिलेगा। सब ने खूब समझाया पर वही डाक के तीन पात। किसी ने किसी की नहीं मानी। आखिरकार माँ को कहना ही पड़ा कि जाओ, आबाद रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। राज और नीरू अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर छोड़कर चले गए। वहाँ पर अपनी गृहस्थी का ज़रूरी सामान जुटा लिया और वहीं रहने लगे। माँ बीच बीच में किसी न किसी के हाथ दूध, घी और अन्य सामान देकर राज को भेजती, क्योंकि वो भी तो इसी घर का सदस्य था। आलोक वारिया को अपने एडमिशन के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। माँ ने राहुल को राज के पास जाने के लिए कहा। राहुल अपने भाई राज के पास जाता है। राज ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी अभी तो हम घर से आए हैं और पूरी गृहस्थी का ज़रूरी सामान हमने जमाया है, अब रुपए नहीं बचे। राहुल ने बहुत कोशिश की कि कुछ रुपए तो मिल जाएं,
पर वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। मन मार कर वो वहाँ से चला आया। राहुल चुप था, क्या कर सकता था। अपने पिता को दिया वचन तो पूरा करना ही था। जैसे तैसे राहुल ने रुपयों का बंदोबस्त किया। समय पर दोनों भाई बहन का अगली कक्षा में प्रवेश हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रिया ग्रेजुएशन करके घर पर ही थी। आलोक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। दोनों भाइयों व माँ को रिया की शादी की चिंता थी, इसीलिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। मिलने जुलने वाले लड़का बता रहे थे। कई लड़के देखने के बाद एक जगह बात बनी। ये बात राज को भी बताई गई। उसका जवाब था कि राहुल भैया आप देख लो, करना तो सब आपको ही है। जब आपको पसंद आ जाएगा तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। आप बड़े हो और फिर माँ भी तो हैं। जैसी आपकी पसंद वैसी मेरी पसंद। खैर राज नहीं आया, शादी पक्की हो गई। शादी जल्दी ही थी। राहुल और आलोक शादी की तैयारी में जुटे थे। घर की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना शुरू कर दिया गया था। शादी के लिए रुपए लेने के लिए राहुल माँ के कहने पर फिर से राज के पास जाता है। राज ने कहा आओ भैया, घर पर सब ठीक है। राहुल ने कहा हाँ सब तो ठीक है, पर आज तक तुम घर ही नहीं आए। भैया क्या करूँ, ऑफिस में काम ही इतना है कि समय ही नहीं मिलता। ये तो चलता ही रहता है, पर अब मेरी बात गौर से सुनो। अपनी रिया की शादी पक्की कर दी है हम लोगों ने। तुम नीरू सहित घर चलो और शादी के काम में हाथ बटाओ। और हाँ, ज़रूरी बात यह है कि अब तक तुमने कुछ नहीं दिया है। रिया तुम्हारी भी बहन है। अब मेरा हाथ बटाने का समय आ गया है। माँ ने कहा है कि उससे कुछ रुपए लेकर आना। राहुल के बोलने से पहले ही राज बोला, भैया मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी रिया की शादी तय कर दोगे। हमारा खर्च ही मुश्किल से चलता है। अभी अभी मैंने एक फ्लैट लिया है, उसके महीनेवार रुपए देने पड़ते हैं। मैंने लोन लिया है, तुम भी लोन ले लो। बाद में मैं उसे चुकता करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। यदि घर में कुछ चीज़ें हों तो उनको गिरवी रख कर कुछ रुपए उठा लो। राहुल एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहा था, पर वो बोला, राज ये सब तो तुम सबकी पढ़ाई में ही गिरवी रख दिया था। अब हमारे पास कुछ नहीं है, और फिर रिया को भी तो कुछ चीज़ें बनवानी है। इसीलिए राज कुछ रुपए तो दे दो। भैया कहा ना मेरे पास अब कोई रुपए नहीं है। ठीक है भाई, तुम दोनों जल्दी आ जाना। राहुल बोझिल मन से घर चला आता है। उसे राज की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे ही राहुल घर आता है, उससे माँ सीता देवी और छोटे भाई ने पूछा कि क्या हुआ। राहुल ने कहा जो होना था वही हुआ। राज ने रुपए नहीं दिए। अब क्या होगा, दोनों एक ही स्वर में कहा। होना क्या है, अब हमारे पास एक ही धरोहर बची है, घर। तो क्या अब हम अपना घर भी गिरवी रखेंगे? फिर माँ व भाई ने आश्चर्य से पूछा, घर के अलावा अब हमारे पास बचा ही क्या है? घर को ही गिरवी रखने की बात करते हैं। विचलित होते हुए रिया बोल पड़ी, भैया मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम सब मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो। मेरी शादी अभी मत करो, कुछ वर्षों के लिए टाल दो, कम से कम अपना घर तो बच जाएगा। भैया माना बेटियाँ पराई होती हैं, पर मेरे कारण यदि घर पर कोई आँच आती है तो ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। माँ अभी मेरी शादी का ख्याल तो छोड़ दो। लो बताओ, मेरे कारण ही घर की बर्बादी हो और मैं देखती रहूं? ना भाई ना, अब मैं भी नौकरी करूंगी और आपको सहारा दूंगी। राहुल अपनी बहन की बातें सुन रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, मैंने राज के लिए भी तो ऐसा ही सोचा था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर हमारी मदद करेगा, लेकिन उसने तो। तभी रिया फिर बोली, आगे आलोक भैया भी कुछ न कुछ करेंगे। हम दोनों मिलकर घर के हालातों को ठीक कर देंगे। भैया तुमने किस बात की चिंता की? बहनें केवल शादी के लिए ही नहीं होती, अपने घर को संकट से बचाने के लिए भी होती हैं। माँ अनुपमा, राहुल और आलोक की आंखों में आंसू थे। माँ सीता देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तेरी एक एक बात बिल्कुल सही है, पर तेरी शादी अब तय कर दी है, अब हम मना भी नहीं कर सकते। अब रिया ने रोते हुए कहा, मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी। अनुपमा ने रिया को अपने गले से लगाया और समझाते हुए अपने साथ ले जाती है। तीनों माँ बेटों ने कुछ विचार विमर्श हुआ और सब सोने के लिए चले गए। क्योंकि रात अधिक हो चुकी थी, छोटा भाई आलोक काफ़ी गुस्से में राज के घर जाने को तैयार होता है, लेकिन राहुल उसे रोक लेता है। शादी में अब केवल 1 महीना बाकी था। राहुल रुपयों के लिए सब जगह जगह घूमा, पर कोई इंतजाम नहीं हो सका।
आखिरी में माँ और आलोक की सहमति से घर को गिरवी रख दिया गया। घर को गिरवी रखने की बात इन तीनों के बीच ही थी। तीनों ने किसी को न बताने का वचन दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रिया की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। राज अपनी पत्नी नीरू के साथ आया जरूर, पर एक ही दिन रुककर चलता बना। अपनी बहन के लिए कुछ उपहार दिए। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी बहन की शादी में आया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेहमान शादी में आया और शादी खत्म होते ही तुरंत चला गया। सब नाराज थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल दिनों दिन अपना फर्ज, कर्तव्य और अपना दिया वचन निभा रहा था। घर का बड़ा बेटा जो था, राहुल ने कोशिश करके आलोक की नौकरी लगवा दी। आलोक ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। इस प्रकार घर गृहस्थी का काम तो ठीक चल रहा था, पर घर जो गिरवी रखा था उसकी चिंता सबको सताए जा रही थी। घर को छुटाने की म्याद पूरी होने वाली थी। राहुल और आलोक कमा जरूर रहे थे, पर इतना नहीं जिससे घर छूट सके। अब कोशिश यही थी कि पिता की धरोहर कैसे बचे। राहुल की ये कोशिश थी कि किसी तरह अपना घर बचा रहे। दोनों भाई राहुल और आलोक मिलकर पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ही रुपया एकत्र हो पाया था। ये डर सता रहा था कि यदि पूरा रुपया एकत्र नहीं हो पाया तो घर चला जाएगा और हम सब घर से बेघर हो जाएंगे। राहुल को इस बात की बहुत चिंता थी। माँ, पत्नी और भाई राहुल को बहुत समझाते और कहते, ईश्वर कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। कुछ देर माँ ने सोचा और कहा, राहुल तू ऐसा कर, मेरे कहने से एक बार और राज के पास जरूर जा। ऐसे संकट में उसे अपने परिवार और घर का ख्याल जरूर ही आना चाहिए। राहुल ने कहा, माँ मैं कई बार उसके पास गया था, वो जब से गया है आज तक कोई मदद की है क्या? माँ ने एकदम से कहा कि राज भी इस घर का ही खून है, खून ही खून के काम आता है। बेटा तू एक बार और जा तो सही। पर माँ, राहुल कुछ कह पाता, माँ फिर से बोली, बेटा एक बार मेरे कहने से कोशिश कर, हो सकता है कि घर बच ही जाए। ठीक है माँ, तुम्हारे कहने से मैं एक बार फिर और चला जाता हूँ। अब घर को बचाने में लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ था। राहुल राज के घर न जाकर उसके ऑफिस में ही चला गया। राहुल जो कपड़े पहने हुए था वे पुराने जरूर थे, पर इतने भी खराब नहीं थे। एक तो जल्दी में, दूसरे उसने ये भी नहीं सोचा था कि ऑफिस जाने के लिए और अच्छे कपड़े पहनने थे। घर के कपड़ों में ही वो वहाँ पहुँच जाता है। जब राहुल अंदर प्रवेश करता है तो सीनियर इंजीनियर मदन लाल भी मौजूद थे। तुरंत राज राहुल को देख लेता है और कहता है कि चलो बाहर बात करेंगे। मदन लाल ने कुछ कहा जरूर, पर राज ने अनसुना कर दिया। मदन लाल रिया की शादी से ही राहुल भैया को जानते थे। मदन लाल को राज ने ही सबसे मिलवाया था और शायद उसे याद ना हो। राहुल चाहता तो अपने भाई को अपने कैबिन में भी बैठा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। खड़े खड़े ही राज ने कहा, कहो भैया कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ राज, रिया की शादी में घर जो गिरवी रख दिया था उसके ही रुपए देने की तारीख नज़दीक है। 2 लाख रुपयों का तुम्हें अब इंतजाम करना है। रिया की शादी से पहले तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का समय आ चुका है। यदि भाई तुम मकान को बचा सकते हो तो बचा लो। राहुल ने राज से अपना किया वादा पूरा करने की याद दिलाई। पहले तो भैया तुम्हें मेरे ऑफिस में इस तरह नहीं आना चाहिए था। दूसरे इतने गंदे कपड़े, ये सब क्या कहेंगे कि आप मेरे बड़े भाई हो। कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान किया होता। इन कपड़ों में भाई कम, एक नौकर जैसे लग रहे हो। भैया रुपए तो नहीं मिल सकते। रुपए की बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इतनी जल्दी में मैं इन रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। ये कहकर राज जाने लगता है। राहुल ने राज को रोकते हुए कहा, एक बात तो सोच, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं कहा और आज तक तूने मांगने पर भी कुछ नहीं दिया। क्या घर के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है? सब फर्ज मैं ही पूरा करता रहूं और करूंगा भी, पर अब जब मुसीबत है तो इसमें अपने मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जरा सोच, किसी के आगे हाथ फैलाना तुझे अच्छा लगेगा? इतने रुपयों के लिए तो कोई भी हाँ नहीं करेगा। भैया कहा ना, इतनी जल्दी रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। पहले से कहते तो शायद कुछ इंतजाम जरूर हो जाता। आप यहाँ से जाओ, मुझको अभी और भी बहुत सारे काम हैं। कुछ राहुल कह पाता उससे पहले ही राज वहाँ से चला जाता है। बोझिल मन से मायूस होकर राहुल भी वहाँ से चला आता है।
आज राहुल को फिर से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो अंदर ही अंदर से पूरी तरह टूट रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज कुछ ऐसा करेगा। चले आते हैं यहाँ नौकरों की तरह, बिल्कुल ही हद कर दी। राज ऑफिस में प्रवेश करता हुआ बड़बड़ाता है। तुरंत सीनियर इंजीनियर मदन लाल बोल उठे, कौन चला आता है नौकरों की तरह, हम भी तो सुने राज। राज चुप हो गया। ये बातें मदन लाल ने सुन ली थी। मदन लाल राज से बोले, क्या बात करते हो राज, अपने बड़े भाई को ही नौकर बताते हो। आज तुम जहाँ पर खड़े हो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई राहुल की वजह से खड़े हो। अगर उसने तुम्हारा खर्चा नहीं उठाया होता तो आज तुम यहाँ पर खड़े नहीं होते। और क्या मैं जानता नहीं कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? तुमने ही तो अपनी बहन की शादी में मुझे इनसे मिलवाया था। और भी मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे राहुल भैया के बारे में। राज की गर्दन नीचे, कुछ नहीं बोला वो। मदन लाल ने कहना जारी रखा, धिक्कार है तुम जैसे भाई पर। अपने से बड़े भाई जो बाप समान ही होता है, उस भाई को जिसने बड़े होने के नाते तुम सबके लिए इतना सब कुछ किया, आज मजबूरीवश तुम्हारे सामने अपने हाथ फैला रहा है। वाह राज, तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो इज्जत थी वो अब नहीं है। यदि तुम अपने भाई की इज्जत नहीं कर सकते तो हमारी क्या ही इज्जत करोगे। यदि तुम रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं इंतजाम करूँगा। नहीं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने रिश्तों को भुला ही दिया था। अब ऐसी गलती नहीं होगी सर, राज ने रुआ से होकर कहा। राज, अब भी समय है, जाओ अपने भाई से माफ़ी मांगो और अपने परिवार के दुख दर्द में अपना हाथ बटाओ। कहीं ऐसा ना हो जब तक तुम्हें समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाए। मदन लाल ने जोर देकर कहा। उधर राहुल जब से राज के पास से आया था तब से ही वो गुमसुम था। माँ, पत्नी और भाई ने खूब समझाया पर वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और अपने कमरे में चला गया। राज की बातों को याद करता और भाव विभोर हो जाता। बेड के सामने ही पिता की फ़ोटो लगी थी। फ़ोटो को संबोधित करते हुए राहुल बोला, देखा पिताजी, जिसको पढ़ा लिखा कर आज इंजीनियर बनाया वही हमें धोखा दे गया। पिताजी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके सब फर्ज पूरे किए पर आपके इस मकान को शायद नहीं बचा पाऊंगा। माफ़ करना पिताजी, मुझे माफ़ करना। राज मायूस होकर अपने घर लौटता है। पत्नी नीरू ने पूछा, आज क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो? राज बोला, तुम कहती थी कि अपने परिवार का मोह ही नहीं छोड़ते, मुझे साथ रखने को तैयार नहीं हो। लो, अब तुम साथ भी हो और मैं अपने परिवार से अलग। कुछ बताओगे भी, क्या हुआ? नीरू ने तत्परता से पूछा। क्या हुआ? राहुल भैया आए थे। रिया की शादी में घर गिरवी रखा था, उसी की म्याद पूरी होने वाली है। 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने उन्हें बहुत कुछ कह दिया, यहाँ तक कि उन्हें नौकर जैसा भी कह दिया। तुम्हें तो अब ठंडक पड़ गई होगी। मेरे सीनियर मदन लाल ने हमारी बातचीत सुन ली थी। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया और मेरे सोए हुए ज़मीर को जगा दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राज ने जल्दी जल्दी सब कुछ बताया। नीरू बोली, जब बड़े भैया आपके ऑफिस में आए थे तो तुम्हें उनको घर लाना चाहिए था। चलो, मैं कुछ भी कहती थी, आपके तो वो बड़े भाई थे, आप ही अपने विवेक से काम लेते। आप ऑफिस में भी रहते हो, कुछ समय ऑफिस से बाहर भी रहते हो, आपको अपने परिवार को भी समय देना चाहिए था। मैं सारे रुपए पैसे अपने साथ लिए थोड़ी ही घूमती हूँ। सच कहा आपके सीनियर ने। जब आप इतना करने पर भी अपने बड़े भाई का अपमान करते रहे तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं सम्मान किसका करूँगा। मैं सब देखती रही, गलती मेरी भी है। मैं भी अपना फ़र्ज भूल गई थी। उस देवता जैसे भाई से अभी इसी समय चलकर क्षमा मांगते हैं। कुछ भी हो, चाहे मेरे सारे जेवर भी अब गिरवी रख जाएं। 2 लाख का इंतजाम तो हमें ही करना है। पर पहले घर चलो, दोनों घर से निकल लेते हैं। राज और नीरू घर पहुंचते हैं। उनको देखकर सभी को आश्चर्य होता है। राज अपनी माँ से लिपट जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, माँ, मुझे माफ़ कर दो। नीरू का भी रो रो कर बुरा हाल था। इस दृश्य में पूरा परिवार शामिल था। राज ने अपनी भाभी से पूछा, भैया कहाँ हैं? अनुपमा ने कहा, अपने कमरे में। राज जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है और आवाज़ लगाता है, भैया भैया। पास जाकर देखता है तो एक चीख निकलती है, भैया उठो, देखो तुम्हारा राज आया है। भैया, आप बोलते क्यों नहीं? जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो।
कहते कहते राज अपने बड़े भैया के पैरों से लिपट जाता है। बड़े भैया हमें छोड़कर चले गए। भैया एक बार, बस एक बार आप अपनी आंखें खोल दो। भैया मैं बचाऊंगा अपना घर। भैया उठ जाओ ना। सब अंदर आ चुके थे। जैसे ही माँ ने अपने बेटे राहुल को इस अवस्था में पड़े देखा तो वो भी अपने बेटे को देखकर बेहोश हो गईं। उन्हें भी डॉक्टर के पास पड़ोसी ले गए। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। राहुल का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से घर वालों को समझाकर शांत किया। इस घर पर अनहोनी तो घट ही गई थी। बड़ी मुश्किल से माहौल बदला। राज ने रुपए देकर अपना घर बचा लिया था। आलोक की भी सरकारी नौकरी लग गई थी। परिवार अब एक साथ रहने लगा था। दोनों भाई प्रेम से रहने लगे। अपनी अनुपमा भाभी और 2 भतीजों का पूरा ख्याल रखा करते। फिर एक बार परिवार साथ साथ था। राज के पीछे से छोटे भाई आलोक ने कहा, भैया क्या सोच रहे हो? चढ़ाओ ना बड़े भैया को माला। राज और आलोक एक दूसरे से लिपट जाते हैं। माँ व अनुपमा भाभी ने दोनों को ढांढस बंधाया। दोनों भाइयों ने फूल मालाओं को बड़े भैया के गले में श्रद्धापूर्वक डाल दिया और नीचे झुककर चरण वंदन किए। अनुपमा व नीरू ने भी अपनी अपनी माला राहुल भैया के गले में डाल दी। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। इस बीच दोनों भतीजे बोल पड़े, मम्मा पापा हमारे साथ घर कब चलेंगे? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल सका। अब वो लोग बच्चों को कैसे बताते कि उनके पापा अब कभी उनके साथ घर नहीं जाएंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम अपनों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे घर वालों ने तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। उनका कर्तव्य होता है हमें पाल पोस कर बड़ा करना। जब हमारे बड़े अपना फ़र्ज नहीं भूलते तो फिर हम छोटे होकर अपना फ़र्ज कैसे भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो गलती राज ने की है उस गलती को आप लोग कभी मत करना। अपने बड़ों को सम्मान देना, हमेशा उनका साथ देना। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।